अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर वीरा बाबर और आप देख रहे हैं पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर का एक और अमेजिंग एपिसोड। और आज हम हमेशा की तरह एक सीईओ को तो लाए ही हैं, उनकी लाइफ जर्नी, उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में भी जानेंगे, उनके बिजनेस के बारे में जानेंगे दैट हाउ दिस बिजनेस इज सो एसेंशियल इन दिस कंट्री और किस तरह से इस बिजनेस में और भी मार्जिन्स हैं और भी बहुत कुछ हो सकता है अगर इसको एक्सपैंड किया जाए, इसमें और लोगों को शामिल किया जाए और क्या मसाइल फेस करने पड़ते हैं और उनके हल क्या हैं, ये सब जानेंगे हम आज के शो में। और इसी के लिए जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, आइए इसीलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ ज़काउर रहमान मौजूद है, सीईओ ऑफ ज़काफू। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप ज़का? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ और सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ फिफ्थ पिलर का और आपका कि आपने मुझे मदऊ किया और ख़ास तौर पर इस प्लेटफ़ॉर्म से गुफ्तगू करने का मौका दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी दैट हाउ डिड यू बिकम अ सीईओ? ज़का फूड्स किस तरह से आपने बनाया? किस तरह से आप इसके सीईओ बने? उस जर्नी के बारे में बताइए। एक्चुअली जिस तरह से मेरा ताल्लुक़ छांगा मांगा से है और आप जानते हैं कि छांगा मांगा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से लगाया हुआ 12,400 एकड़ का जंगल है। और उसमें जिस तरह से मुख्तलिफ़ अनवाओ अक़साम की प्रोडक्शन होती है लकड़ी की चीज़ों की, वहाँ पर शहद की भी प्रोडक्शन होती है। और वहाँ पर हर साल मनों के हिसाब से शहद उतरता है और गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों को उसके ठेके देती है। हमने ये सोचा कि जिस तरह से एक ट्रेंड चला है स्पेशली पाकिस्तान में और ये वेस्ट की तरफ से आया है बैक टू नेचर का, सो हनी जो है उसके इंग्रेडिएंट्स और हनी जो है वो सेहत के लिए बहुत अहम चीज़ है। जबकि उसको उस तरह से पज़ीराई नहीं मिल रही है, ऑर्गेनिक को बिलख़ुसूस फार्मिंग तो हो ही रही थी इससे पहले। तो मेरा ये प्लान है और बिज़नेस के अंदर मेरा ये आइडियोलॉजी है कि हमें सबसे पहले वो बिज़नेस करना चाहिए जिसके ऊपर सप्लाई ग्रिप सबसे ज़्यादा हो आपकी। हमारे पास जो है वो 12,400 एकड़ का जंगल है और वहाँ पर प्रोडक्शन होती है हनी की और हम वहाँ से हनी अवेल कर सकते हैं। तो इस वजह से मेरा सबसे पहले यही आइडिया था कि यहाँ से काम शुरू किया जाए और स्लो एंड स्टेडी उसको मैं फिर 80 किलोमीटर का फ़ासला तय करवा के लाहौर लेके आया और लाहौर में फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको पैकिंग पैकिंग भी मुख्तलिफ़ मराहल में उसकी हुई और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अन्नहल हनी की सूरत में आप लोगों के सामने अपने बेहतरीन सूरत में मौजूद है। वाओ दैट्स अमेजिंग एंड इट ऑलवेज हैव अ जर्नी। हर इंसान की एक जर्नी होती है। जब भी कोई काम हम शुरू करने लगते हैं तो हमें बहुत सारी रिटालिएशन का भी सामना करना पड़ता है। आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि आपको जब आपने बिजनेस स्टार्ट करना था या तो आपको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू की ज़रूरत हो, आपके पास नहीं हुआ या फिर कोई ऐसा मसला जो बिजनेस के स्टार्ट में आपको फेस करने को मिला बट राइट नाउ यू आर प्राउड ऑफ दैट मोमेंट? बिल्कुल इस तरह से ही है और पाकिस्तान में तो फिर बिलुमूम इस तरह से होता ही है कि अव्वल अव्वल में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। मुझे सबसे पहला जो यहाँ पर मसला था वो था ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना इस मार्केट में, जहाँ पर इससे पहले प्रोसेस्ड और दूसरी बहुत सी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं। सो यहाँ पाकिस्तान में एक और मसला ये भी है कि जो एक ट्रेंड सेट हो जाता है ना, उस ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका था और ऑर्गेनिक की तरफ लोग नहीं आते थे। मेरा जो हनी था वो ऑर्गेनिक था और वो प्रोसेस्ड नहीं था। वो बिलख़ुसूस जो उसकी ख़ासियतें होती हैं ऑर्गेनिक होने की, वो उसके अंदर ख़वास मौजूद थे। तो मुझे सबसे पहले जो रेज़िस्ट का सामना करना पड़ा, लोग कहते थे कि नहीं यार, यहाँ पे मार्केट में ऑर्गेनिक तुम कैसे चला सकते हो? यहाँ पे फ़लाँ मारूफ़ और गैर मारूफ़ कंपनियाँ इससे पहले काम कर रही हैं फार्मिंग के साथ। सो ऑर्गेनिक हनी इससे पहले मार्केट में चलना मुश्किल है। अव्वल तो ये था। फिर दूसरे नंबर पर ये होता था मुझे, वो मैं क्योंकि बिल्कुल अभी स्टूडेंट था, 6 सेमेस्टर में था मैं अपने ग्रेजुएशन के, और मेरे पास रेवेन्यू भी बड़ा बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड था। वो उनका दूसरा स्टेप ये होता था कि चलिए ठीक है, आप इस तरह से करें कि आप इतनी क्वांटिटी हमारे पास रिज़र्व कर दें और उसके बाद जो है वो आप जब ये सेल होगा हम इसके बाद आपको करेंगे, तब तक आपका सिस्टम चलता या नहीं चलता। तीसरी ये बात है कि मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ कि मैं एक साइकिलिस्ट हूँ और तकरीबन 7-8 साल से। सो मेरी जो सबसे पहली सप्लाई थी वो मैंने साइकिल पर स्टार्ट की थी और दोस्त कहते भी थे, अब आप कहते थे कि यार अजीब तरह के आदमी हो। मैंने कहा कि यहाँ से ही सफ़र शुरू होगा, जो मेरे पास मौजूद वसाइल हैं वहीं से आपने शुरू कर वही। दिया। दैट्स अमेजिंग। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आज मेरे पास सब कुछ है और अपनी मेहनत से, वालिदैन की दुआओं से सब कुछ हासिल किया। उसी साइकिल से अपनी जर्नी स्टार्ट की। अभी भी साइकिल मेरे पास है, अभी भी चलाता हूँ। अच्छा, ये बड़ी आपने डाउन टू अर्थ एक चीज़ है जो
होती है लोगों में, लेकिन लोग इतना खुल के उसको बयान नहीं करते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूँ कि ज़काउर रहमान ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था, फॉर सपोज़ तब ज़काउर रहमान के पास एक्स-वाई-ज़ेड अमाउंट थी और आज जो है ये अमाउंट जनरेट खुद भी कर रहे हैं और साथ में लोगों के लिए भी बिज़नेस जनरेशन का एक ज़रिया बन रहे हैं। सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस? क्या अमाउंट थी, आज क्या अमाउंट है? तब तो मैंने अपनी पॉकेट मनी से स्टार्ट किया था, जो दोस्त वहाँ पे काम कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अव्वल में तकरीबन के 5,000 से शुरू किया था। अच्छा, तो फिर अभी आप मतलब लोग मंथली कितना रेवेन्यू जनरेशन? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब लाखों में मंथली इसका जनरेट कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पहले से बहुत। हाँ। अब डेफिनेटली अभी आप लाखों में जनरेट कर रहे हैं, आगे जाकर ये चीज़ और एक्सपैंड होगी बिकॉज़ इट्स वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम और आपने बड़ी जल्दी कह लें कि एक चीज़ पर तरक्की पकड़ी बिकॉज़ यू वर सो क्लियर अबाउट योर गोल्स। अच्छा, जब भी हम ज़रा किसी के भी गोल्स की बात करते हैं, हर इंसान के मुख्तलिफ गोल्स होते हैं, उनको अटेन करने के लिए मुख्तलिफ तरह के तरीके भी होते हैं और अभी जो पाकिस्तान में ट्रेंड आ रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन, बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं बिजनेस की तरफ आ रहे हैं। उनमें कौन से ऐसे की फैक्टर्स होने चाहिए किसी भी इंसान में टू बिकम अ वेरी गुड सीईओ? कंसिस्टेंट होना चाहिए, पहली बात ये है। एक सीईओ को क्लियर होना चाहिए। एक सीईओ को अपनी प्रोडक्शन के बारे में बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए और ईमानदारी के साथ उसको पता हो कि जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। मेरा स्पेसिफिकली फूड इंडस्ट्री। बिल्कुल, फूड तो ये एक इबादत की तरह है। आप लोगों की प्योर चीज़ के साथ लोगों की खिदमत कर रहे हैं और मेरा ख़्याल ये है कि अगर इसके साथ थोड़ा बहुत भी जो हेर-फेर है, वो बहुत बड़ा गुनाह है। थोड़ा बहुत भी किसी की सेहत के लिए भी और गुनाह भी देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। अच्छा, शहद की अगर हम बात करते हैं, शहद की क्या इक़साम है जो कि ज़का फूड्स जो है लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहा है और असली शहद की क्या पहचान है? किस तरह से पता चले ऑर्गेनिक है या नहीं है? ये बताना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? असल में जो शहद है ना, वो जो बहुत बड़ा एक डिफरेंस है फार्मिंग में और फॉरेस्ट हनी में। फॉरेस्ट हनी में मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था पिछले दिनों अमेरिकन इंस्टीट्यूट की, कि जो फॉरेस्ट हनी होता है उसमें मिनिमम 50 फूलों का नेक्टर मौजूद होता है अच्छा, फॉरेस्ट हनी में। फॉरेस्ट हनी में। तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इसके अंदर ये फलां नेक्टर का शहद है। हाँ, एक हमारे यहाँ मौजूद है, दो एक जो है वो बेरी जिसको हम सिद्र हनी कहते हैं और दूसरा सैफ़रॉन है, जो सैफ़रॉन के तो बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में मिल सकता नेचुरल फॉर्म में मिल सकता है। इसके अलावा जिस तरह से अगर हम सिट्रस वैली कहते हैं सरगोदा को, अगर वहाँ पे फार्मिंग हो रही है तो वो शहद थोड़ा-सा खट्टा जायका देता है, वो उसको कहते हैं जी माल्टे का शहद है। अगर मुल्तान में हो रही है, वहाँ पे आम का जायका आ रहा है। अच्छा, तो वो ज़ायके भी आते हैं उसमें? क्योंकि उसमें वो नेक्टर्स हैं मुख्तलिफ इंसेक्ट्स के, ओके, तो वो हर जगह का टेस्ट अलग है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा शहद किस जगह का है? किस इलाके का है? करक कड़क। करक का शहद बहुत अच्छा है। उसकी क्या ख़ासियत है? उसका टेस्ट ख़ास तौर पर और इंग्रेडिएंट्स के हवाले से छांगा-मांगा शहद बहुत अच्छा है। ये नहीं कि मेरा शहद है, इंग्रेडिएंट्स के एतबार से, क्योंकि उसके अंदर जो है ये पंजाब के ज़ख़ीर-तरीन मैदान में मौजूद है। और आप देखें कि जो ये पंजाब के मैदान है, इसमें सारा साल किसी न किसी फसल के फूल ज़रूर मौजूद होते हैं और मक्खी को हमेशा रसद रहती है, मिलती रहती है रसद फूलों की। तो ये पंजाब के ज़ख़ीर-तरीन इलाकों में मौजूद होने की वजह से इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ज़्यादा है। जबकि करक का जो शहद है वो टेस्ट के एतबार से बहुत अच्छा शहद है। या फिर हमारे यहाँ कुछ अफ़गानिस्तान से या ईरान की तरफ से सैफ़रॉन अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि अगर कोई नॉर्दर्न साइड से आ रहा है, तो वो जो है शहद लेके आएगा तो वो बड़ा नेचुरल होगा। तो हम तो बचपन से ही सुनते हैं, हमें तो पता ही पंजाब में सबसे अच्छा शहद मिलता है। वो बस एक बात निकल गई है ना। बस बात बनी हुई है, वो मार्केटिंग हो गई है उनकी कि वहाँ से आएगा तो अच्छा शहद होगा, वरना ये पंजाब का शहद सबसे अच्छा है, यू मीन टू से दैट। ओके, अच्छा, अगर हम शहद के बेनिफिट्स की बात करें, वैसे तो मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि 1 साल की उम्र से पहले बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि शहद में ऐसे कौन से इंग्रीडिएंट्स होते हैं जो कि बहुत छोटे बच्चों के लिए 1 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए हार्मफुल हो सकते हैं? मेरा तो ये ख़्याल है कि ख़ास तौर पर जो अपना फॉरेस्ट हनी है, उसके अंदर उसकी जो ग्लूकोज़ का बहुत ज़्यादा, क्योंकि 2 मेजर चीज़ें होती हैं, ग्लूकोज़ और पानी, इनके मेजर एलिमेंट्स होते हैं दोनों। सो जो कि नौज़ायदा जो बच्चे होते हैं उसके लिए थोड़ा-सा तेज़ होता है इसका जो एलिमेंट होता है ये वाला। इसी वजह से डेफ़िनेटली साइंस को हम मानते हैं। अगर साइंस ने मना किया है तो उसमें डेफ़िनेटली उसे ये मानना बहुत होगा। अच्छी बात है। देखिए,
एंड दैट शोज योर लॉयल्टी टू योर बिजनेस एज वेल, क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है बिकॉज इट इज योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस के लिए कह सकते थे कि नहीं, आप जो है 1 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो शहद खाएं, लेकिन आपने उसको बिल्कुल डिनाई करके बोला है कि इफ साइंस हैज प्रूवन इट तो डेफिनेटली। और उसकी वजह भी आपने बता दी कि फॉरेस्ट हनी में ऐसे इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि वो नहीं डाइजेस्ट बच्चे कर सकते, जो कि 1 साल की उम्र के बाद होने चाहिए। एंड आई थिंक एवरीवन शुड बी एज ऑनेस्ट एज ही इज टू देयर बिजनेस एज वेल, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। कभी छोटी मोटी गलती हो जाए आपके स्टाफ से, क्योंकि है तो इट्स फूड बिजनेस ना, तो आप उसको किस तरह से टैकल करते हैं? क्योंकि ह्यूमन एरर तो हर जगह पे पॉसिबल होता है। कभी ऐसे हुआ है कि कभी किसी से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया आपकी टीम में, तो आपने उसको कैसे डील किया है? सबसे पहले तो अगर किसी एम्प्लॉयर से नुकसान हो जाए तो मैं कहता हूँ कि तुम एक मिनट रुको, मैं इसको फेस करता हूँ। अगर सामने कोई शख्स है तो बिलउमूम ऐसे होता है ना कि किसी का नुकसान कर दिया, किसी के साथ कुछ चीज़ आगे पीछे हो गई है, तो उसका वो मैं करता हूँ। दूसरा, मैंने खुद ऐसे अपनी पूरी ज़िंदगी में ये एक उसूल बनाया हुआ है कि मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड नहीं करता, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। नॉट अ रिएक्टिव पर्सन, आप पहले हर चीज को एब्जॉर्ब करते हैं। बिल्कुल अब्ज़ॉर्ब करता हूँ, और अक्सर मुझे फैमिली में इस बात पे तनकीद भी की जाती है, क्योंकि वो सब कह रहे होते हैं कि ये हो गया, ये हो गया। मैं कहता हूँ एक पे रुको, 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 रुको। लेट मी ऑब्जर्व इट फर्स्ट। उसके बाद फिर देख लेते। हाँ, और ये बड़ी अच्छी अप्रोच होती है कि आप बड़ी तहम्मुल मिजाजी से कोई भी रिएक्शन गुस्से में आके ना दें, बल्कि सर्कमस्टांसेस को समझें और फिर कोई भी रिस्पॉन्स दें। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक दैट ज़का फूड्स हैव, जो कि किसी और ब्रांड में नहीं है, और ये ज़का फूड्स को बाकियों से बहुत मुख्तलिफ बनाता है? सबसे पहले फॉरेस्ट हनी, हम उँगलियों पे गिन सकते हैं कि पाकिस्तान में जितने जंगलात पाए जाते हैं। उसके बाद छांगामांग के जंगल की सबसे पहली और बड़ी वजह ये है कि एक इसके अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है जंगल का। उसके मुलाज़िमीन हैं, वहाँ पे स्पेशल जो है वो वैसे तो फार्मिंग नहीं होती मक्खियों की, मक्खियाँ तो नेचुरली होती हैं, और क्लाइमेट चेंज का बहुत असर पड़ा है छांगामांगा में। मगर ये है कि उसका इसकी वजह से, और पंजाब के ज़रख़ेज़तरीन इलाके में, जहाँ पे आप समझते हैं कि साथ में डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, शेखुपुरा है, और वहाँ पर बेहतरीन फसलें काश्त की जाती हैं। फिर अभी पहले ज़िक्र हो रहा था कि जो गेलन है, उसको दुनिया का फूलों का बाग कहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूलों की प्रोडक्शन होती है, तो हमारे नज़दीक तरीन है वो। फिर संगमा खुद मैदानी इलाके में है। सो यहाँ के शहद में बहुत ज़्यादा फूलों का नेक्टर है, और बाकियों के एतबार से फिर ये फार्मिंग का नहीं है। हाँ, नेचुरल है ना, ऑर्गेनिक है। इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली बहुत सारे हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं शहद की, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि अक्सर जो है शहद के नीचे कुछ जम जाता है। तो क्या वो असली शहद होता है या उसमें मिलावट होती है, या वो कौन-सा शहद होता है? क्योंकि अक्सर औकात जो है ना, घर में शीशियाँ मौजूद होती हैं और लोग वो जब आधा जमना शुरू हो जाए तो वो फेंक देते हैं कि खराब हो गया। तो क्या उसकी हकीकत है? जम जाना जो है वो शहद की खामी नहीं है। वो उसकी निशानी है कि असली है? जी, असली है, और मैंने बल्कि इस पे मैं कोट कर सकता हूँ कि अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने इस पे रिसर्च की। उन्होंने ये कहा कि, और फिर मैंने इसका बगौर मुताला भी किया कि शहद के बेसिकली 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक ग्लूकोज़ और एक पानी। अच्छा, अब जंगल में अक्सर कटिंग करते हुए मैं साथ भी जाता हूँ, तो अगर शहद को या शहद की मक्खियों को पानी की अवेलेबिलिटी नज़दीक है, तो उसके अंदर जो शहद है वो थोड़ा-सा बनिस्बत पतला होता है और ज़्यादा होता है। अच्छा, मतलब ये निकला कि वहाँ पर जो पोर्शन है पानी का और ग्लूकोज़ का वो बराबर होता है, और उस शहद के जमने के इम्कान कम होते हैं। अगर कहीं दूर है, इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बाहर के सर्द इलाकों में, वहाँ पर जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, वहाँ पर शहद जम जाता होता है, मगर शहद का जमना उसकी खामी बिल्कुल भी नहीं है। वो उसकी असलियत की निशानी की असली शहद है, जो आपको वैसे ट्यूब्स में अक्सर मिल रहा होता है, फार्मेसीज़ पे भी अवेलेबल होते हैं, कुछ केमिकल्स से मिलाकर उन्होंने भी बनाए होते हैं, तो वो शहद कभी नहीं पिघलता। और वो क्या उसकी खामी है कि ये मिलावट वाला है, या फिर क्या आप कहेंगे उसके बारे में, जो पिघलता ही नहीं है? मतलब वो ना जमता है, ना पिघलता है, अपनी असली हालत में ही रहता है। मैं इसकी आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूँगा कि जो दूध होता है, दूध में से अगर क्रीम निकाल ली जाती है, वो सफ़ेद रंग का पानी होता है, सफ़ेद होता है, और उसमें से खुशबू आती है दूध की बस, और उसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होता। तो शहद को जब प्रोसेस किया जाता है, तो उसके इंग्रेडिएंट्स सारे अंदर से ख़त्म कर लिए जाते हैं। जैसे देसी घी होता है, देसी घी है वो जमता भी है, और आपको मैं तो ये कहता हूँ कि देसी घी बताता है कि मौसम बदल गया है। बिल्कुल ऐसी
तो वो ऐसे ही शहद भी जो होता है, अगर उसमें से चीज़ें निकाल ली जाती हैं तो वो मीठा पानी बचता है, फिर बाद में ना उसने जमना है ना उसको कुछ होना है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम हनी इंडस्ट्री की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इतना जो है हनी हम हार्वेस्ट कर सकते हैं कि हम उसको एक्सपोर्ट भी करें और वो अच्छा रेवेन्यू जनरेशन का ज़रिया बन सकता है पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल बन सकता है। आपके लिए मैं बता दूँ कि दुनिया में इस वक़्त तकरीबन 3 अरब डॉलर की इंडस्ट्री है शहद की। 3 अरब डॉलर की, और उनमें से 1 अरब डॉलर की शक्ल इस तरह की है, जिसके लिए हमारे वज़ारत ख़ज़ाना रोज़ाना चक्कर लगाती है आईएमएफ के। और हमारा शहद किसी भी तौर दुनिया के किसी शहद से कम नहीं, चाहे वो न्यूज़ीलैंड का शहद हो, चाहे वो लुबनान का शहद हो, चाहे किसी और दूसरे तीसरे मुल्क का हर शहद हो। मुल्क की अपनी एक वो है। खासियत होती है। पाकिस्तान का शहद बहुत बेहतरीन शहद है और यहाँ एक बेहतरीन इंडस्ट्री जो है वो खड़ी की जा सकती है, अगर गवर्नमेंट उसमें फैसिलिटेट करे। आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को क्या फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि हम हनी इंडस्ट्री को आगे लेकर जाएँ? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इसकी एक्सपोर्ट के हवाले से कोई ना कोई लाहा अमल बनाना चाहिए। क्योंकि लिक्विड है, लेके जाना मुश्किल है। बिल्कुल, अब ये गवर्नमेंट की सरदर्द है कि वो उसको किस तरह से, हाँ, उसको लैबोरेटरी करें, लैबोरेटरीज़ हमारे पास मौजूद हैं, चेक एंड बैलेंस ज़्यादा कर दें उसके साथ। उसको क्योंकि मैं खुद दुबई के लिए पिछले तकरीबन 5-6 माह से कोशिश कर रहा हूँ, और मुझे सबसे बड़ी रुकावट का सामना है उसी लिक्विड की वजह से उसकी ट्रांसपोर्टेशन का सामना करना पड़ रहा है। और जब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो फिर हनी की अमाउंट इतनी सब क्रॉस कर जाएगी वहाँ पे कम्पीट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता कि है। हमें वहाँ पे ज़ाहिर है आपको एक मार्केट में जाने के लिए पहले अपनी कॉस्ट को भी इफेक्टिव रखना पड़ता है ताकि आप किसी को टफ कंपटीशन दे सके। क्वालिटी भी आती है, एवरीथिंग सस्टेन्स, लेकिन अगर हमारी कॉस्ट बढ़ ही एक्सपोर्ट की वजह से ज़्यादा जाएगी, यानी कि इतनी हनी की कीमत नहीं है जितना उसके ट्रैवल की है, तो फिर तो चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। आप क्या समझते हैं कि इसके लिए जो फिफ्थ पिलर ग्रुप ये काम कर रहा है कि सारे स्टेक होल्डर्स को, बिजनेस पर्सन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर हम आवाज़ कर रहा है सो दैट हर बिजनेस के मसाइल को सुना भी जाए और उनको हेल्प भी किया जाए? तो आप क्या समझते हैं ये कोशिश कैसी है और इसमें आपकी इंडस्ट्री को किस तरह से फ़ायदा मिल सकता है? मेरे ख़्याल में ये बहुत बेहतरीन कोशिश है, क्योंकि इस वक़्त अगर आप पूरी दुनिया में ग्लोबली मुताला करें तो दुनिया में इस वक़्त जो है वो दू-ब-दू जंग ख़त्म हो गई है। अब जंग हो गई है इकोनॉमिक वार की, अब ट्रेड की जंग है। अब वही मुल्क अच्छा और ताकतवर मुल्क है जिसके हाथ में तजारत है, जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। सो हमारा भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, जब तक हमारा मसला नहीं है, जब तक हमारा गोल नहीं है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, तब तक हम तरक्की के ख्वाब नहीं दे सकते हैं। हमारा तजारती खसारा आप देखें, मेरे ख्याल में $1.49 बिलियन डॉलर है, और वो कुछ भी नहीं है। अगर ये फिफ्थ पिलर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सारे बिजनेसमैन को इंगेज करके इनके तमाम मसाइल को हल करे, और जो भी चीज़ें कोई भी प्रोड्यूस कर रहा है बिजनेसमैन, कोई भी सीईओ इसके साए में अगर कर रहा है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो ये तो कुछ भी नहीं है, हमें तो फिर सरप्लस की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह से है। एंड एज़ वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज़ वेल, मैं चाहूँगी ज़रा आप जाने से पहले हमारे व्यूअर्स के लिए, इस शो के लिए, फिफ्थ पिलर ग्रुप के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ छोड़िए। मैं सबसे पहले तो नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। बड़ा अफ़सोस होता है कि वो जिस तरह से पिछले साल में हमारा ब्रेन ड्रेन जो है वो तकरीबन 80 लाख उसका रेट रहा। इस वक़्त वो अक्टूबर तक उसका रेट जो है वो तकरीबन मेरे ख़्याल में 70 लाख है। हमारे नौजवान मायूस हो के मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, जबकि हमारे मुल्क के बारे में हम ही नहीं सोचना है और हम ही इसका मुस्तकबिल है। आप ज़रूर एक दफ़ा कोशिश करें, ये मेरा आपसे वादा है कि हम ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। अगर हम अपने फुल जो है मैक्सिमम अपनी पावर लगाएँ अपने काम के साथ, कोई भी आप काम कर रहे हैं। और फिफ्थ पिलर जो है वो इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एक छत के तले तमाम कारोबारी हलकों को इकट्ठा कर रही है, सिर्फ़ इस वजह से कि तमाम के मसाइल जो हैं वो एक मुश्तरका हल किए जा सकें, और ताकि अपनी तरफ से पाकिस्तान की मईशत को एक थोड़ा सही मगर हल्का सा धक्का लगाया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका ज़रा आप हमारे शो पर आए। एंड आई रियली विश एंड होप कि जिस तरह से आपने इतना अच्छा बिज़नेस अब तक एस्टैब्लिश किया, आप इसको आगे भी एक्सपैंड करें और पाकिस्तान में हनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का एक ज़रिया ज़रूर बने। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और इसी के साथ हमारे आज के शो का टाइम तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन आपने आज के शो में बहुत कुछ जाना होगा कि असली हनी की क्या पहचान है, अच्छा हनी कहाँ से मिलता है पाकिस्तान में और किस तरह से ये जो बच्चे हैं 1 साल से कम उम्र उनको नहीं देना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये सारी चीज़ें जो हैं साथ में हम इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ-साथ देते रहते हैं और सीईओ की लाइफ जर्नी के बारे में बताते हैं सो दैट यू गेट इंस्पायर्ड और आपको पता हो कि आपको इस बिज़नेस में आने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़
मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है, कामयाबी अल्लाह ताला आपको ज़रूर दे देता है। और इसी के साथ, इसी एंड नोट के साथ अपनी मेज़बान डॉक्टर रूबीरा बाबर को इजाज़त दीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए फिफ्थ पिलर ग्रुप को और पीपल पोस्ट को फ़ॉलो करते रहिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात के इंतज़ार के साथ आपका और हम सबका अल्लाह हामी नासिर।